हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो? बढ़िया। चलो शुरू करते हैं। तो एफएम पढ़ रहे हैं। एफएम में कौन सा टॉपिक चल रहा है? कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। ठीक। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में भी अपन इससे पहले 7 वीडियोस कर चुके हैं, तो देख लेना वो। ठीक है, प्लेलिस्ट आई बटन पे डाल दूंगा मैं, देख लेना। तो आज हम पढ़ेंगे सब 3 चीज़ें पढ़ेंगे आज इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले पढ़ेंगे फिशर्स रेट ऑफ इंटरसेक्शन। देन पढ़ेंगे अपन कैपिटल बजटिंग अंडर इन्फ्लेशन। देन कैपिटल रैशनिंग। ठीक, कैपिटल रैशनिंग। तो ये 3 चीज़ें कवर करेंगे आज। चलो शुरू करते हैं। और पहले वाली जरूर देख लेना, ठीक है, तभी बेटर समझ आएगा। तो सबसे पहले फिशर्स रेट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक, ये फिर क्या होता है? तो इट इज अ पॉइंट एट विच टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैव द सेम वैल्यू ऑफ एनपीवी। मतलब दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स की जो एनपीवी है वो सेम आ रही हो, ऐसा पॉइंट, ऐसा डिस्काउंट रेट। ठीक है, तो यहाँ पर जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की डेफिनेशन है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा रखी है। ठीक है, तो उसमें एक बार देख लेना, मैं दोबारा बता देता हूँ शॉर्टकट में। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दो ऐसे प्रपोजल्स होते हैं जिनमें से हम सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, एक को फॉरगोन करना पड़ता है। ठीक है, ओनली वन कैन बी सिलेक्टेड, यानी कि ओनली वन कैन बी सिलेक्टेड एंड अदर विल ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड। ठीक है, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? अपने आप ही रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जब प्रोजेक्ट होते हैं तो जो हमारा एनपीवी और आईआरआर टेक्निक है, ठीक है, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज की। ठीक है, तो ये दोनों टेक्निक क्या देती है? कॉन्फ्लिक्ट रैंकिंग देती है। कॉन्फ्लिक्ट रैंकिंग। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रैंकिंग का मतलब कि इन दोनों से ना रैंकिंग अलग अलग आ रही होती है। मतलब किसी में फर्स्ट रैंकिंग किसी को मिलती है प्रोजेक्ट को, और किसी से दूसरे को मिल जाती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? वाई कॉन्फ्लिक्ट रैंकिंग क्यों अराइज होती है? ठीक है, तो इसके 3 मेजर रीजंस हैं, जिसमें से पहला रीजन है कि जो कैश फ्लो का पैटर्न है, ठीक है, वो अलग अलग हो सकता है। कैश फ्लो पैटर्न में डिफर। ठीक है, और दूसरा रीजन क्या हो सकता है? जो हमारा इनिशियल कैश फ्लो था, यानी कैश आउटले था, जो कैश आउटले, वो भी अलग हो सकता है, में डिफर। यानी कि हो सकता है स्टार्टिंग में अपन एक प्रोजेक्ट में तो बहुत सारा दे रहे हैं, इनिशियल कैश आउटफ्लो बहुत सारा हो रहा है, बड़ा अमाउंट हो रहा है, ह्यूज अमाउंट, और दूसरे के अंदर थोड़ा कम हो रहा है। ठीक है, या कम हो रहा है काफी। और तीसरा क्या हो सकता है? तो तीसरा होता है कि प्रोजेक्ट जो होते हैं हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट के भी लाइफ अलग अलग हो सकती है उनकी। ठीक है, यानी प्रोजेक्ट में हैव डिफरेंट एक्सपेक्टेड लाइफ्स। प्रोजेक्ट की लाइफ्स अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो इन 3 केसेस में क्या आती है? कॉन्फ्लिक्ट रैंकिंग आती है एनपीवी और आईआरआर टेक्निक से। तो इनका मतलब जब हम इनको एवेल्युएट कर रहे होंगे तो हम क्या करेंगे? एनपीवी है ना, एनपीवी विल बी सिलेक्टेड फॉर द करेक्ट इवेल्यूशन। मतलब अगर करेक्ट इवेल्यूशन करना है तो हमें एनपीवी के रिजल्ट को एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, एनपीवी के रिजल्ट को एक्सेप्ट करेंगे। क्यों एनपीवी के रिजल्ट को एक्सेप्ट करते हैं? क्यों? क्योंकि हमारा जो फाइनेंस ये एफएम जो पढ़ रहे हैं, इसका जो अल्टीमेट गोल था, ठीक है, वो क्या था? शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है कैसे भी। ठीक है, तो बिकॉज एनपीवी क्या करता है? सबसे ज्यादा मैक्सिमाइजेशन करता है शेयर होल्डर की वेल्थ का। ठीक है, इट मैक्सिमाइजेस
द शेयर होल्डर्स वेल्थ। तो एग्जाम्पल से समझते हैं फिशर्स इंटरसेक्शन रेट को। ठीक है, मान लो ये हमारे पास दो प्रोजेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, एक एक्स है और एक वाई है, और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट डिस्काउंट रेट्स पर हमने डिस्काउंट करा उनको। ठीक है, डिस्काउंट रेट्स हैं इधर, और फिर उनके हिसाब से हमने एनपीवी निकाल ली। ठीक है, दोनों की, क्योंकि मैंने बताया फिशर्स इंटरसेक्शन रेट क्या होता है, तो एक ऐसा रेट होता है जिस पर दो प्रोजेक्ट की, ठीक है, यानी कि इट इज़ अ पॉइंट एट विच, या पॉइंट मतलब रेट, ठीक है, इट इज़ अ डिस्काउंट रेट, ऐसा डिस्काउंट रेट जिस पर दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट की एनपीवी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, समझे। तो यहाँ पर देखो डिस्काउंट रेट अपन सपोज करते हैं 0%। ठीक है, ये परसेंट में, तो 0, देन वी हैव 5, 10, 15, 20, 25। ठीक, और यहाँ पर हमारा एनपीवी है, तो एनपीवी इसका मान लो 500। ठीक है, देन वी हैव 409, 276, 159, 54 माइनस 40। ठीक है, अब इसके बाद इधर 810, ठीक है, 520, 276, 70 माइनस 106। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो दोनों की एनपीवी सेम यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एनपीवी ऑफ बोथ प्रोजेक्ट्स हैव इक्वल वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है, और वो किस रेट पर है, तो वो 10% पर है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा अपना फिशर्स रेट ऑफ इंटरसेक्शन, इसी को बोलेंगे अपन फिशर्स रेट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं एक बारी। ठीक है, कैसे करेंगे, ये अपने डिस्काउंट रेट्स हो गए। ठीक, और ये हमारी एनपीवी हो गई। ठीक, 0, 5, 10, 15, 20 एंड 25, और इधर एनपीवी। ठीक है, कितनी कितनी है, अरे ऊपर जा, माइनस में भी है कुछ, तो नीचे तक ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, 810, 500। ठीक है, 520, 409। ठीक, देन वी हैव 276। देखो ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया सबसे ज़्यादा एनपीवी वाला। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट वाई है। प्रोजेक्ट वाई की हाईएस्ट एनपीवी कितनी है, 810 है। ठीक है, 0% पे, तो 0% पे देखो। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी एनपीवी कितनी हाईएस्ट अपनी, 500 है। ठीक है, 500। ठीक है, ये 500 है। अब यहाँ पर जो इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है, 276 पर। ठीक है, यही हमारा क्या है, फिशर्स इंटरसेक्शन पॉइंट, FIP। ठीक है, फिशर्स इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारी एनपीवी क्या है, एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट एक्स। ठीक है, ये वाला एक्स है हमारा, एक मिनट गाइस, ये हमारा एक्स, दूसरे कलर से कहते हैं, ये हमारा प्रोजेक्ट एक्स है। ठीक है, तो यानी एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट एक्स इज इक्वल टू एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट वाई है यहाँ पर। तो हमारा फिशर्स रेट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ गया, 10%, क्योंकि यहाँ पर एनपीवी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एनपीवी ऑफ वाई है। समझ गए गाइस। तो चलो आगे चलते हैं। इसका मतलब इससे अगर हम कम लेंगे, ठीक है, इससे अगर हम कम लेंगे
एनपीवी अगर सॉरी डिस्काउंट रेट अगर हम कोई भी कम लेंगे किससे, ये जो हमारा 10% वाला डिस्काउंट रेट है, ठीक, तो इससे कम लेने पर क्या होगा, जो हमारा वाई प्रोजेक्ट है, ठीक है, वाई प्रोजेक्ट जो हमारा है, ठीक है, उसकी एनपीवी क्या आएगी, तो उसकी एनपीवी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, ठीक है, देख सकते हो आप, देखें तो देखो डिस्काउंट रेट अगर मैंने बोला कि कम लेंगे, लेस देन 10% ले अगर, ठीक है, डिस्काउंट रेट कोई भी लेस देन 10% वाला ले ले, तो लेस देन 10% मतलब यहाँ पे, ठीक है, तो वाई की देखो, वाई की एनपीवी ज़्यादा है, ये रही, ठीक है, इतना डिफरेंस है वाई की एनपीवी में, कोई भी कम वाला लेंगे, देखो जितना कम लेंगे उतना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, समझ गए, और अगर ज़्यादा लेंगे, ठीक है, और अगर मान लो ग्रेटर देन 10% लें, यानी फिशर्स इंटरसेक्शन रेट से अगर डिस्काउंट रेट कोई भी ज़्यादा लेंगे, ठीक है, तो हमारी क्या होगी, किसकी एनपीवी ज़्यादा आ रही है, तो ये जो हमारी नीचे वाली लाइन है एक्स की है, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक्स की एनपीवी ज़्यादा आ रही है, जितना हम हायर डिस्काउंट रेट ले रहे हैं तो उतनी ही एनपीवी किसकी ज़्यादा आ रही है, तो यानी कि एक्स की एनपीवी, एक्स प्रोजेक्ट की एनपीवी ज़्यादा होगी, समझ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसकी एनपीवी ज़्यादा होगी उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, और एट फिशर्स इंटरसेक्शन रेट, ठीक है, फिशर्स इंटरसेक्शन रेट एनपीवी एंड आईआरआर, ठीक है, जो भी एनपीवी और आईआरआर होंगे वो कांस्टेंट रिजल्ट देंगे, ठीक है, कांस्टेंट रिजल्ट देंगे, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, कैपिटल बजटिंग अंडर इन्फ्लेशन। देखो इन्फ्लेशन आपको पता ही है क्या होती है, ठीक है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, यानी कि जो 1 रुपये की वैल्यू आज है, ठीक है, जो टुडे मतलब आज के डेट में 1 रुपये की जो वैल्यू है, क्या वही वैल्यू सेम रह जाएगी नेक्स्ट ईयर, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर में देखोगे आप उसकी वैल्यू थोड़ी घट जाएगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हम आज 1 रुपये में खरीद सकते हैं, द थिंग विच वी कैन बाय इन 1 रुपी, ठीक है, वी कैन नॉट बाय इन 1 रुपी, सेम 1 रुपी नेक्स्ट ईयर, समझ गए, दैट इज इन्फ्लेशन, तो यानी उसको हो सकता है हमें 1 रुपये 20 पैसे देने पड़े, या फिर 1 रुपये 10 पैसे देने पड़े, कुछ भी देने पड़ सकते हैं, तो यानी हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे फ्यूचर के अंदर, ठीक है, उसके लिए, तो यही इन्फ्लेशन कहलाता है। तो जब हम कैश फ्लो को मतलब कैश फ्लो की टेक्निक्स पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो की टेक्निक पढ़ रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम जो हम प्रपोजल्स होते हैं हमारे, ठीक है, जो भी प्रपोजल्स हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना, इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग हमें एडजस्ट करना चाहिए उनको, वाई वी शुड, ठीक है, क्यों एडजस्ट करना चाहिए, तो देखो जो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, जो हमारे फाइनेंस मैनेजर्स होते हैं, देखो उनको पता रहता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन होती है, ठीक है, उनको सब पता है कि इन्फ्लेशन है मार्केट के अंदर, और उसको हमें प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई भी करना चाहिए, यानी कि उससे हमारी प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, अफेक्ट होगी, लेकिन वो इसको कंसिडर नहीं करते, ठीक है, दे डू नॉट कंसिडर, क्यों नहीं करते, वाई, तो देखो वो इसलिए नहीं कंसिडर करते क्योंकि उनका ये मानना होता है, अगर मान लो इन्फ्लेशन है मार्केट के अंदर, ठीक है, इफ देयर इज इन्फ्लेशन इन द मार्केट, ठीक है, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस विल राइज, है ना, सेलिंग प्राइस विल ऑल्सो राइज, अब सेलिंग प्राइस राइज होने की वजह से क्या होगी, हमारी जो कॉस्ट राइज हुई थी वो कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है, एडजस्ट हो जाएगी वो अपने आप, तो इस वजह से वो इसको अलग से कंसिडर करके चलते नहीं, ठीक है, यानी कि वो क्या कहते हैं कि इन्फ्लेशन, हम कह सकते हैं कि एक तरह से अगर ऐसा हो पाता है, ठीक है, तो यहाँ पर इन्फ्लेशन वही हो गया जैसे कि 0% इन्फ्लेशन लेके कैलकुलेट कर दिया हो हमने, ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो प्राइस राइज हुआ है उसकी वजह से जो हमारी कॉस्ट में राइज आया था, ठीक है, वो क्या हो जाता है यहाँ पर एडजस्ट हो जाता है, ठीक है भाई, लेकिन ये सही बात नहीं है, ठीक है, एक्चुअल में सही बात नहीं है, ठीक है, बट इट इज नॉट नॉट अ गुड आर्ग्यूमेंट, ठीक है, वाई, क्यों नहीं है भाई, सही क्यों नहीं है, देखो बिकॉज पहला जो रीजन है, ठीक है,
जो डिस्काउंट रेट यूज करा जाता है, ठीक है, डिस्काउंट रेट जो यूज करते हैं अपन, यूज्ड इज नॉमिनल, वो नॉमिनल डिस्काउंट रेट होता है एक, ठीक है, अभी बताऊंगा नॉमिनल डिस्काउंट रेट क्या होता है, ठीक है। और दूसरा, कभी कभी क्या होता है, जो इम्पैक्ट होता है, जैसे कि जो भी इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है, ठीक है, इम्पैक्ट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज डिफर, ठीक है, मतलब इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट होता है गुड्स एंड सर्विसेज पे अलग अलग तरह की अलग अलग पड़ता है। कैसे देख, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, जैसे कि हमारा कुछ गुड्स एंड सर्विसेज होती है जिनके प्राइस को कंट्रोल कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। अब गवर्नमेंट के हाथ में है, ठीक है, उस पर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन तो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। जैसे कि हमारी कुछ फार्मा कंपनीज हैं, ठीक है, तो फार्मा जो सेक्टर होता है उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं आता है, समझ गए। तो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, इन्फ्लेशन को अलग से कंसिडर करना चाहिए किसी भी फाइनेंस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते वक्त या इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेते वक्त, ठीक है। तो कैसे कैसे करेंगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या रीज़न हो सकता है, और रीज़न हो सकता है भाई, जैसे जो वर्किंग कैपिटल होती है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है बिजनेस की, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, मे इंक्रीज, ठीक है, ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। जैसे इन्फ्लेशन आ गया अगर मार्केट में, ठीक है, अगर मान लो मार्केट में कोई इन्फ्लेशन आता है, तो इन्फ्लेशन आने की वजह से जो वर्किंग कैपिटल होती है, यानी कि जो हमें पहले तो हम कैश फ्लो दे ही रहे होते हैं, उसके अलावा हमें जो फर्दर वर्किंग कैपिटल देनी होती है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में, तो वो जो वर्किंग कैपिटल होती है, जैसे कि अगर मान लो हमने एक मशीन लगाई, ठीक है, तो मशीन लगाना क्या है, कैश फ्लो उसके अंदर तो हुआ मेजर, ठीक है, लेकिन उसके बाद रॉ मटेरियल भी तो चाहिए हमें, तो उसके लिए जो हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, वो डिपेंड करती है किस पे, इन्फ्लेशन रेट पे। अगर देयर इज इन्फ्लेशन इन द मार्केट, तो वर्किंग कैपिटल क्या होगी, बढ़ जाएगी, यानी कि वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज, ठीक है, ड्यूरिंग द इन्फ्लेशनरी कंडीशन, ठीक है, ड्यूरिंग द इन्फ्लेशनरी कंडीशन, ठीक है। तो जब इन्फ्लेशन होता है तो वर्किंग कैपिटल क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है, समझ गए। इसके अलावा जो हमारी सेल्वेज वैल्यू होती है, मतलब जो रेजिडुअल वैल्यू होती है किसी भी एसेट की, ठीक है, सेल्वेज वैल्यू, जैसे मैंने आपको बताया था कितने तरह के डिसीजन लेते हैं, उसमें एक डिसीजन था रिप्लेसमेंट वाला डिसीजन, याद होगा आपको, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट के टाइम पे क्या होता है कि हम उसके सेल्वेज वैल्यू को कंसिडर करते हैं, यानी रिप्लेस कर रहे होते हैं जब चीज को किसी भी। तो देखो पहली बात तो रिप्लेसमेंट डिसीजन जो होता है ना, उसमें एक चीज बताता हूँ मैं आपको, बीच में आ ही गया है जब नाम इसका, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट डिसीजन जब भी लेना होता है, ठीक है, तो उसमें जो हमारी पुरानी मशीन है, लेट सपोज उसकी लाइफ थी 6 ईयर्स, ठीक है, 6 ईयर्स थी, और हमने उसको यूज करा, ठीक है, 6 ईयर्स यूज करा, ठीक, या फिर कह सकते हैं कि 3 ईयर्स यूज करा, ठीक है। 3 ईयर्स यूज करने के बाद हमने उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया, क्योंकि हमें क्या करना था, रिप्लेस करना था उसको। रिप्लेसमेंट मैंने बता दिया, रिप्लेसमेंट क्यों करते हैं, मॉडर्नाइजेशन, मतलब टेक्निक, नई टेक्निक आ गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई मार्केट में, तो वो नई मशीन लगानी पड़ेगी, तो उसको हमने सेल कर दिया और हमने न्यू मशीन ले ली कोई। अब न्यू मशीन जो लेंगे ना, तो उसकी जो लाइफ होगी, मतलब जो उसकी इकोनॉमिक लाइफ होगी, ठीक है, वो हम कितनी कंसिडर करके चलेंगे, तो वो अज्यूम करके चलेंगे भैया इकोनॉमिक लाइफ बची हुई लाइफ के बराबर, यानी कि ओनली 3 ईयर्स, बेशक उसकी कितनी भी हो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये बीच में याद आ गया तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे थे कि सेल्वेज वैल्यू जो होती है वो डिफर कर सकती है, मे डिफर, ठीक है। सेल्वेज वैल्यू क्या होती है, डिफर कर सकती है, किस वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से। जैसे कि मान लो आपने 6 साल बाद सोचा था, ठीक है, 6 साल बाद सोचा था कि मशीन 50,000 की बिकेगी, ठीक है, लेकिन वो 50,000 की ना बिक के 80,000 की बिक गई। क्योंकि देखो कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, मतलब जिनकी वैल्यू पे ज़्यादा डेप्रिसिएशन लगता नहीं। जैसे कि अगर इंडिया की बात करें हम, तो इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर जैसे टेक्सटाइल वगैरह, ठीक है, टेक्सटाइल हब हो गया। इसके अलावा जो इंजीनियरिंग मशीन्स होती हैं हमारी, ठीक है, जितनी भी इंजीनियरिंग मशीन्स है हमारी, तो उसके ऊपर ना इतना डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। मतलब उनकी जो, वो कहते हैं ना कि ओल्ड इज गोल्ड वाली बात है ना, तो ओल्ड ही मशीन काफ़ी अच्छी प्राइस पर बिक जाती है, यानी कि सेकंड हैंड मशीन का अच्छा मार्केट है हमारा, ठीक है। तो सेकंड हैंड के भी बढ़िया प्राइस मिल सकते हैं अपन को, ठीक। तो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, इन्फ्लेशन को कंसिडर करके चलना चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते वक्त या इवेल्युएट करते वक्त, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जो मैंने बताया था आपको, नॉमिनल रेट होता है, ठीक है, जो हम डिस्काउंट रेट लेते हैं, तो नॉमिनल वर्सेस कौन सा, रियल रेट, ठीक है, रियल रेट ऑफ रिटर्न, ये दोनों क्या होते हैं, दो रेट होते हैं हमारे, ठीक है, नॉमिनल वर्सेस रियल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसको पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई ए पर्सन है, ठीक है, ए है, उसने क्या करा, उसने डिपॉजिट करा है, ठीक है,
उसने डिपॉजिट करवाए 1000 रुपये, ठीक है, बैंक के अंदर, मान लो पंजाब नेशनल बैंक में उसने 1000 रुपये डिपॉजिट करवा दिए, ठीक है, और लेट सपोज उसको बोला गया बैंक द्वारा कि भैया हम तुझे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देंगे। तो ये क्या हो गया अपना, ये हो गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, यानी कि कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो 10% है, अब 10% है तो दैट मीन्स कि आज 1000 रुपये जमा करवाओ और नेक्स्ट ईयर, ठीक है, मतलब नेक्स्ट ईयर आपको कितने मिलेंगे, तो 1000 का 10% हो गया 100 रुपये, तो 1000 प्लस में 100 रुपये ब्याज मिला के 1100 रुपये मिलेंगे। अब ये तो सही है, चलो ठीक है, तो दैट इज ये हमारा क्या है, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10%, ठीक है, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमारा क्या है पता है, ये हमारा नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। वाई, वो इसलिए गाइस क्योंकि आप ये बात बताओ कि आज अगर वो खर्च करता मार्केट में, अगर 1000 रुपये का सौदा लेने जाता, ठीक है, तो 1000 रुपये में जो चीज़ खरीद सकता था वो कोई भी मान लो गुड्स वगैरह या सर्विस वगैरह खरीद सकता था, है, तो क्या वो अगर नेक्स्ट ईयर खरीदेगा तब भी उसको 1000 रुपये में मिलेंगी? नहीं, नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? देयर इज अ फैक्टर विच इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन की वजह से वो नहीं मिलेगी इतने की, यानी कि मार्केट में इन्फ्लेशन आता है तो चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, वस्तुओं और सेवाओं के दाम बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब वो उतने में नहीं मिलेगी। दैट मीन्स ये जो 1100 रुपये मिले हैं इसको एक्चुअल में, ये 1100 की वर्थ नहीं है इसकी, ठीक है, इसकी वर्थ इससे कम है, ठीक है, क्यों कम है? क्योंकि इन्फ्लेशन है, यानी कि आज की डेट में जो 1000 रुपये है, जो जो भी हम मतलब 1000 रुपये में खरीद सकते हैं आज की डेट में, 1 साल बाद हम 1000 रुपये में नहीं खरीद पाएंगे वो, यही तो होती है इन्फ्लेशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि नॉमिनल रेट जो होता है, जो नॉमिनल रेट होता है उस पे क्या है, इम्पैक्ट होता है, ठीक है, इम्पैक्ट पड़ता है किसका, इन्फ्लेशन का, तब जाके वो क्या बन जाता है, रियल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पर अगर हम अज्यूम करते हैं, चलो अज्यूम करके चलते हैं, लेट अज्यूम, ठीक है, कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है, ठीक है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन अपना 7% है, ठीक है, तो इंडिया की तो इन्फ्लेशन वैसे भी 2% टू 7 to 8% ही लाई करती है, ठीक है, इतने के बीच ही रहते हैं अपन, है ना, तो मान लिया हमने 7% है, दैट मीन्स भाई 1 रुपये की जो वैल्यू है आज की डेट में, ठीक है, मतलब जो हम 1 रुपये में खरीद पा रहे हैं वो 7% यानी कि 0.07 का क्या लग जाएगा, इन्फ्लेशन लग जाएगा इस पर, ठीक है, और इन्फ्लेशन लगने के बाद कितने की मिलेगी वो चीज़ हमें, तो वो चीज़ हमें मिलेगी भैया 1.7 पैसे की, समझे, मतलब जो आज जो हमारी परचेज पावर है, ठीक है, 1 रुपये की जो परचेज पावर, इसी को परचेज पावर कहते हैं, जो परचेजिंग पावर है हमारी 1 रुपये की आज, ठीक है, परचेजिंग पावर ऑफ 1 रुपी विल नॉट बी द सेम नेक्स्ट ईयर, यानी कि नेक्स्ट ईयर परचेजिंग पावर, ठीक है, ऑफ 1 रुपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि परचेजिंग पावर ऑफ ₹1 विल चेंज, यानी कि वो कम हो जाएगी, पहले के मुकाबले हम कम चीज़ें खरीद पाएंगे उतने में, ठीक है, यही होता है इन्फ्लेशन, ठीक, इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ाई है बाकी आपने। तो इसका मतलब क्या हुआ गाइस, तो इसका मतलब ये जो 0.7 है, मतलब 0.07 है, जो ये हमारा इन्फ्लेशन है, तो जब हम उसको इक्वल करेंगे, यानी कि जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो जो हमें 1100 रुपये मिलेंगे उस व्यक्ति को, ठीक है, एक को जो 1100 रुपये मिलेंगे नेक्स्ट ईयर, वो एक्चुअल में कितने के बराबर होंगे, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको अपन 1 पॉइंट मतलब हाँ 1.07 से अगर डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, 1028.03, मतलब एक्चुअल में इतने रुपए हैं बस, ठीक है, यानी कि इतना रिटर्न मिलेगा हमें बस एक्चुअल में। तो आप बताओ आप कितना रिटर्न मिला, यानी कि जो नेट रिटर्न है या रियल रिटर्न जिसको कहेंगे, ठीक है, रियल रिटर्न कितना मिला अपन को, तो रियल रिटर्न तो इतना ही मिला ना, 1028.03 मिले, उसमें से 1000 रुपये अपना इनिशियल डिपॉजिट था, तो यहाँ पर 28.03 रुपीज़ का ही रिटर्न मिला है। इसका मतलब अगर हम इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो वही क्या होगा, अपना रियल रेट ऑफ रिटर्न, रियल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, तो रियल रेट ऑफ रिटर्न कितना आ जाएगा, तो भाई 1000 रुपये कितना मिला है, 28.03, ठीक है, इंटू में 100, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2.8 समथिंग, ठीक है, 2.8%, ये हमारा क्या है, ये हमारा रियल रेट ऑफ रिटर्न है, समझे, रियल रेट ऑफ रिटर्न।
तो आप लोग समझ गए होंगे कि रियल और नॉमिनल में क्या डिफरेंस होता है। मतलब नॉमिनल के अंदर हमने इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया ही नहीं है, ठीक है। तो और बाकी जो रियल होता है उसके अंदर हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके चलते हैं, ठीक है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ठीक है। यानी कि हम इसको सम अप करें अगर, तो जो डिस्काउंट रेट होता है, जो भी हम कैश फ्लो इवैल्यूएशन टेक्निक में यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, डिस्काउंट रेट, जिसके मैंने आपको पहले भी नाम बता रखे हैं, इसी को अपन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसके अलावा जो नाम है कमेंट में बताना मेरे को, ठीक है, याद है तो, ठीक है। तो वो क्या होता है, डिस्काउंट रेट जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। डिस्काउंट रेट इज कॉम्बिनेशन। इसके अंदर हम पहले से मतलब क्या कॉम्बिनेशन करके चलते हैं, तो इसके अंदर एक तो रियल रेट होता है, ठीक है, रियल रेट, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल रेट। चलो इसको अपन रियल रेट को दिखाते हैं कैपिटल के से, ठीक है, रियल रेट एंड एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, ठीक है, वो भी इसके अंदर हम कंसीडर करके चलते हैं, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। लेट्स इट डिनोट बाय अल्फा, ओके। तो इसका मतलब, और इसको इसको इकोनॉमिक की लैंग्वेज में, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आपने, इसको ही कहते हैं अपन फिशर्स इफेक्ट, ठीक है। अभी हमने फिशर इंटरसेक्शन पॉइंट पढ़ा था, ठीक है, ये फिशर इफेक्ट है इकोनॉमिक्स वाला, ठीक है। देखो अब यहाँ पर अगर हम नॉमिनल डिस्काउंट रेट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, कैसे चेंज करेंगे, अगर नॉमिनल दे रखा हो तो कैसे चेंज करेंगे, और रियल दे रखा हो तो कैसे चेंज करेंगे। तो नॉमिनल डिस्काउंट रेट में मैंने बताया क्या क्या इंक्लूड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, तो 1+ में यहाँ पर रियल डिस्काउंट रेट, ठीक है, इन 2 में 1+ में इन्फ्लेशन, माइनस में 1, ठीक है, दैट मीन्स तो नॉमिनल है, ठीक है, नॉमिनल। तो नॉमिनल रेट यानी कि स्मॉल के, ठीक है, स्मॉल के बराबर किसके, तो 1+ कैपिटल के, 1+ अल्फा, माइनस में 1, ठीक, 1+ के और ये 1+ अल्फा -1, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो जैसे मान लो हमको दे रखा है, रियल रेट दे रखा है, ठीक है, रियल रेट है 10% और इन्फ्लेशन रेट है, इन्फ्लेशन रेट दे रखा है 7%। तो नॉमिनल रेट कैसे निकालेंगे, तो नॉमिनल रेट यानी कि स्मॉल ठीक है, किसके बराबर होता है, मैंने आपको बताया अभी ऊपर फॉर्मूला 1+ के मतलब रियल रेट, ये हमारा कैपिटल के है और ये हमारा क्या है, अल्फा, ठीक है, किसी से भी डिनोट कर सकते हो, इच्छा है आपकी। तो यहाँ पर 1+ के, तो 1+ में के यानी कि 0.1, ठीक, इनटू में 1+ में 0.07, ओके, माइनस में 1, यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 1.1 इनटू में 1.07 माइनस में 1, ठीक है। तो ये आएगा अपना 11/77, तो यहाँ पर 0.177 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब 17.7%। अब देखो आप, मतलब रियल रेट हमेशा क्या होता है, रियल रेट अगर इन्फ्लेशन को कंसीडर करके चलेंगे तो रियल रेट हमेशा कम होता है नॉमिनल से, ठीक है। अब यहाँ पे रियल रेट मैंने आपको बता, अगर हाँ अगर हमें नॉमिनल रेट दे रखा है तो कैसे निकालेंगे रियल, ठीक है। तो रियल अगर दे रखा है तो नॉमिनल में कन्वर्ट करो, नॉमिनल दे के रखा है तो रियल में कन्वर्ट करो, ठीक है। कैसे, अभी समझेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। अभी मैं फॉर्मूला बता देता हूँ पहले, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो आपको नॉमिनल रेट दे रखा है तो रियल रेट कैसे बनाओगे इसे, रियल रेट, तो रियल रेट के लिए क्या करोगे, 1+ नॉमिनल रेट यानी कि स्मॉल के, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1+ इन्फ्लेशन यानी अल्फा, माइनस में 1, ठीक है। अरे उसी को मतलब उसी ऊपर वाली इक्वेशन को ही ऐसे कर दिया है इधर उधर। तो इसका मतलब रियल रेट यानी कि कैपिटल के बराबर 1+ में के डिवाइडेड बाय 1+ अल्फा, ठीक है, माइनस में 1, ओके। तो ये हो गया आपका रियल रेट का फॉर्मूला, ठीक। देखो अब एक एग्जांपल देखते हैं,
देखो तो हमें ना कैपिटल, जो भी हमें कैपिटल बजटिंग डिसीजंस लेने हैं, ठीक है, यानी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो भी लेने होते हैं, तो उसके अंदर अपने को इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना है, ठीक है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना है, इसी को कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन अंडर इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना है उसके अंदर। एडजस्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास दो केसेस हैं, ठीक है, दो तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। या तो जो आपको कैश फ्लो दे रखा है, ठीक है, जो कैश फ्लो होता है वो आपका दो चीजें, दो तरह का हो सकता है, ठीक है, ईदर इट विल बी रियल और नॉमिनल, या तो नॉमिनल दे रखा हुआ है, रियल दे रखा हुआ। तो अगर रियल कैश फ्लो दे रखा है और डिस्काउंट रेट, ठीक है, अगली चीज है डिस्काउंट रेट। तो डिस्काउंट रेट, अगर डिस्काउंट रेट भी आपको दो तरह का दे सकता है, या तो रियल देगा या तो नॉमिनल देगा। बस अपने को ना दोनों चीजों को एक जैसा बनाना है। मतलब अगर रियल डिस्काउंट रेट है, सॉरी, रियल अगर कैश फ्लो है तो रियल डिस्काउंट रेट से डिस्काउंट करेंगे, ठीक है, और अगर नॉमिनल कैश फ्लो है तो उसको नॉमिनल डिस्काउंट रेट के साथ डिस्काउंट करेंगे, ठीक है। तो यही चीज करनी होती है और इसी को कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन अंडर इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, तो एक एग्जांपल लेते हैं अपन और सॉल्व करते हैं। मान लो हमारे पास एक प्रपोजल है, ठीक है, 3, 4, और ये कैश फ्लोज है और ये रियल कैश फ्लोज दे रखे हैं, क्वेश्चन में बोला होगा, ठीक है, रियल कैश फ्लो है ये, ओके। तो ये -10,000 रियल, मतलब इन्फ्लेशन एडजस्टेड कैश फ्लो है, ठीक है। 3,003 एन्युटी है, ओके। ये हमारा क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है अगर डिस्काउंट रेट, ठीक है, यानी हाँ, अगर डिस्काउंट रेट दैट इज स्मॉल के, ठीक है, स्मॉल के, वो 14% हो, तब आप क्या करो, बताओ वेदर दिस प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर क्या है, हमारे जो कैश फ्लोज है, ठीक है, जो हमारे कैश फ्लोज है, सिंस कैश फ्लोज आर रियल, ठीक है, कैश फ्लो हमारे रियल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेकिन दूसरी चीज, बट डिस्काउंट रेट इज नॉमिनल, लेकिन डिस्काउंट रेट क्या हमारा नॉमिनल है, देन या तो, ठीक है, या तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा कैश फ्लो है इसको क्या बना दें, इसको नॉमिनल बना दें, ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, और वी कैन डू डिस्काउंट रेट जो है हमारा, ठीक है, डिस्काउंट रेट को क्या बना दें, डिस्काउंट रेट को रियल बना दें, ताकि वो किससे मैच हो जाए, कैश फ्लो से, ठीक है, क्योंकि कैश फ्लो रियल है, समझ गए। यही करना होता है हमें इन्फ्लेशन के केस में, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में जब इन्फ्लेशन दे रखी होती है तो ये करना पड़ता है। अब मान लो इसके अंदर हम रेट ऑफ इन्फ्लेशन ले लेते हैं कुछ भी, ठीक है, लेट अज्यूम रेट ऑफ इन्फ्लेशन 7% कर लेते हैं, चलो, ठीक है। देखो, तो देखो, अब हम क्या करेंगे, पहले ये वाला केस करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कैश फ्लो को नॉमिनल बनाना है, तो हम कैश फ्लो को नॉमिनल बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यानी जो रियल कैश फ्लो है उसको नॉमिनल कैश फ्लो में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो करते हैं, चलो। तो देखो, यहाँ पर हमारे पास ये हो गया टाइम, ये हो गया हमारा रियल कैश फ्लो, ठीक है, टाइम 0, 1, 2, 3, 4, कैश फ्लो कितना था, 10,000, देन 3, 3, 3, ठीक। अब यहाँ पर इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना है, ठीक है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ये, ठीक है, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट, ये रियल है, मतलब इसके अंदर से इन्फ्लेशन जो है माइनस है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट कर रहे हैं, 7% माना है ना हमने, तो 7% पे कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो -10, अब ये तो करंट ईयर है तो इस पर तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 1.07 रेज़ टू द पावर 0, ठीक है, यहाँ पर 3,000 है, 1.07, ठीक है,
मतलब 1 रुपये की वैल्यू 1 रुपये 7 पैसे है, ठीक है। तो उस पे यहाँ पर 1 पावर देन 3 1.072 3000 1.073 3000 1.074, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, ये नॉमिनल वैल्यू आ गई हमारी, नॉमिनल कैश फ्लो की वैल्यू, ठीक है, अमाउंट के अंदर। देखो, तो इसको इससे इंटू करेंगे, ये 0 पावर है तो 1 हो जाएगा, तो -10,000 ही आएगा, ठीक है। इसको इससे इंटू करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 3210 देन 3435 3675 देन वी हैव 3932, ठीक। अब यहाँ पर हम इसमें एनपीवी निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 कॉलम यहीं पे बना लेते हैं साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ 14% अप टू एन ईयर्स, ठीक है। तो इसके लिए तो 1, फर्स्ट ईयर के लिए 1 ही रहेगा, ठीक है। देन 0.877 टेबल से देखना, ठीक है, 769 675 592। यहाँ पर अमाउंट निकाल लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, 14% पे, तो ये तो अपनी -10,000 ही रहेगा। ये हो गया 2815, मतलब इसको इससे इंटू कर रहे हैं ना, इसको इससे इंटू कर रहे हैं, ठीक है। नॉमिनल कैश फ्लो को कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि रेट क्या है हमारा, डिस्काउंट रेट क्या है, नॉमिनल, तो इसीलिए कैश फ्लो को भी हमने क्या बना दिया, नॉमिनल बना दिया। देन वी आर कंप्यूटिंग द एनपीवी, ठीक है। तो एनपीवी के लिए अपन डिस्काउंट कर रहे हैं 2642 2481 2328, तो इसका जो टोटल होगा नेट, ठीक है, वही क्या है हमारी एनपीवी, तो इसका टोटल आ गया नेट 266। यहाँ पर एनपीवी कितनी आई हमारी, 266 आई है, ठीक है, याद रखना। तो अभी हमने क्या करा, केस फर्स्ट, मतलब हमने केस फर्स्ट करा जब हमने जो हमारा कैश फ्लो था, ठीक है, जो हमारा रियल कैश फ्लो था उसको हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, नॉमिनल में। तो अब केस 2 कर रहे हैं, ठीक है, केस 2, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा डिस्काउंट रेट है, ठीक है, डिस्काउंट रेट दैट इज स्मॉल के, वी विल कन्वर्ट इट इनटू रियल डिस्काउंट रेट, ठीक है। इसको क्या बना देंगे, रियल बना देंगे, रियल डिस्काउंट रेट, ठीक है। नॉमिनल रेट को हम डिस्काउंट रेट को क्या बनाएंगे, रियल बनाएंगे। तो यहाँ पर ऊपर जो आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, नॉमिनल को रियल कैसे बनाते हैं, ये रहा, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला हाउ वी कन्वर्ट नॉमिनल इनटू रियल, ठीक है। चलो करते हैं कैलकुलेट, ठीक है, कैसे करेंगे। तो k इज इक्वल टू क्या था, 1 प्लस नॉमिनल रेट, ठीक है, नॉमिनल रेट यानी कि स्मॉल के, और नीचे 1 प्लस अल्फा यानी कि इन्फ्लेशन माइनस में 1। देखो 1 प्लस में नॉमिनल रेट कितना है, तो 14%, तो 0.14, और नीचे 1 प्लस में हमने कितना करा है अज्यूम, 7%, तो 1 प्लस में 0.07 माइनस करेंगे 1, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे जब इसको, तो 1.14 डिवाइडेड बाय 1.07 माइनस में 1, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा गाइस 0.0654, ठीक है। ये आ गया हमारा कौन सा रेट, तो रियल डिस्काउंट रेट। अब जो रियल कैश फ्लोज है उसको अपन डायरेक्टली एनपीवी कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली उससे, ठीक है। तो एनपीवी का फॉर्मूला लगा के सीधे कैलकुलेट कर लेते हैं, चलो। देखो यहाँ पर हमारे पास है 3000, ठीक है, 3000 1.0654, 1 प्लस के करना है ना, ठीक है, 1 प्लस कैपिटल के हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो रेट है हमने चेंज कर दिया, ठीक है। नॉमिनल होता है तो उसमें 1 प्लस स्मॉल के लेते हैं, यहाँ पर कैपिटल के लेंगे, ये 1 प्लस कैपिटल के बराबर है, ठीक है। और के यहाँ पर क्या है, कैपिटल के क्या है, तो रियल रेट ऑफ रिटर्न, समझ गए, जो अभी हमने ऊपर कैलकुलेट करा है, ठीक भाई। और इसकी पावर कितनी होगी, स्टार्टिंग में 1 होगी, ठीक है। देन 3000 1.0654 रेज टू पावर 2
3000 1.0654 प्लस में 3000 1.0654 और इसमें से माइनस करेंगे इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना था 10,000। ठीक, सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर आएगा गाइज 2815, ठीक है, प्लस में 2643 प्लस में 2480 2328 और इस समय से माइनस कर देंगे 10,000। ठीक है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपका 266। तो यहाँ पर देख सकते हो सेम आया, मतलब एनपीवी तो दोनों ही तरीके से सेम आना है। ठीक है, एनपीवी विल बी 266, चाहे अपन फर्स्ट अप्रोच से करें, ठीक है, कोई सी भी अप्रोच लगा लें, अपना एनपीवी सेम ही आना है, या सेकंड अप्रोच से करें। समझ गए। अब यहाँ पर हमसे बोला गया था बताओ कि एनपीवी शुड बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिंस एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट इज पॉजिटिव हैंस इट विल बी एक्सेप्टेड, तो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। समझ गए। तो दैट इज द कैपिटल बजटिंग डिसीजन अंडर इन्फ्लेशन। ठीक है, अब ये जो ऊपर फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर एनपीवी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। ठीक है, तो एनपीवी का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यार हो जा क्लिक भाई, नहीं चल रहा भाई, इसी से लिख देता हूँ। हो गया। तो देखो एनपीवी जब फॉर्मुलेट करेंगे तो एनपीवी का फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर, अगर मान लो नॉमिनल टर्म्स में निकालना है, ठीक है, नॉमिनल टर्म्स में, तो नॉमिनल टर्म्स में निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, तो क्या होता है समेशन ऑफ एन और यहाँ पर टी। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं कैश फ्लो एट टी, ठीक है, 1 प्लस अल्फा रेस टू टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस कैपिटल के, ठीक है, और 1 प्लस अल्फा, फॉर्मूला लगा दिया पूरा। ठीक है, नॉमिनल रेट में कन्वर्ट करने का। देखो अब माइनस क्या करते हैं इससे C0। ठीक है भाई, अब यहाँ पर ये वैल्यू सेम है तो ये दोनों कट गए, तो हमारे पास नेट क्या बच गया, तो नेट बच गया समेशन एन और नीचे बचेगा 1 प्लस के, ठीक है, पावर टी माइनस में C0 इनिशियल कैश फ्लो। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया नॉमिनल रेट के हिसाब से। समझ गए गाइस, चलो बढ़िया बात है। तो लेट्स स्टार्ट गाइस, टॉपिक नंबर 3, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अंडर कैपिटल रेशनिंग। ठीक है, कैपिटल रेशनिंग, मैंने कैपिटल रेशनिंग आपको स्टार्टिंग की किसी वीडियो में बताया था। ठीक है, देख लेना एक बारी। तो यहाँ पर भी दोबारा बता देता हूँ। देखो अब यहाँ पर हमारे को पता है कि भैया लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास, तो ऐसे ही फर्म जो होती है, फर्म के पास भी क्या है लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज की होने की वजह से क्या करना पड़ता है, फर्म को चूज करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि फर्म हैव टू, एक मिनट इरेजर काम नहीं कर रही भाई, यानी फर्म हैव टू चूज अमंग, मतलब कई बार एक से ज्यादा प्रपोजल्स में चूज करना पड़ता है कि किसको चुने किसको जाने दें। ठीक है, अमंग प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, मतलब फर्म के पास कई सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, है ना, लेकिन फर्म के पास लिमिटेड कैपिटल होने की वजह से वो क्या करती है, वो सिलेक्ट करती है, मतलब उसको फिर चूज करना पड़ता है। द प्रॉब्लम अराइज ऑफ चूजिंग, है ना, तो वहां पर चूज करने की जो प्रॉब्लम होती है वो अराइज हो जाती है, चुनना पड़ता है सबसे बढ़िया को। ठीक है, क्यों चुनना पड़ता है, बिकॉज ऑफ, ये हैंग होने लग गया है, बिकॉज ऑफ
लिमिटेड रिसोर्सेस। और यहाँ पर रिसोर्स किसको कहा जा रहा है, तो यहाँ पर रिसोर्स का मतलब है कैपिटल। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल कॉन्स्टेंट। कैपिटल कॉन्स्टेंट यानी कैपिटल की वजह से हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन इफेक्ट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। कैपिटल लिमिटेड होने की वजह से हमें सिलेक्ट करना पड़ रहा है कि किसको सिलेक्ट करें और किसको फोरगोन करें, ठीक है भाई। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी केस को कहते हैं कैपिटल रैशनिंग। दिस इज द केस ऑफ कैपिटल रैशनिंग। अब यहाँ पर देखो, जब भी ऐसा केस होता है तो हमें, मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि एनपीवी पर ही हमें जाना है, ठीक है। यानी कि एनपीवी इज द मोस्ट, एनपीवी इज द मोस्ट वैलिड सिलेक्शन रूल। मतलब इस केस में हमारा जो कैपिटल रैशनिंग का केस होगा जब भी, तो एनपीवी सबसे बढ़िया है, समझ गए। क्यों सबसे बढ़िया है, फिर से अगेन वही रीजन, क्यों बढ़िया है सबसे, तो बिकॉज इट मैक्सिमाइजेस द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। ठीक है, शेयर होल्डर की वेल्थ को क्या करता है, मैक्सिमाइज करता है। दैट्स वाई एनपीवी इज द बेस्ट क्राइटेरिया, ठीक है। तो कैपिटल रेशनिंग का केस समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, चलो। फिर से गाइस वो हैंग चल रहा था इसलिए चेंज कर दिया। तो एग्जांपल देखते हैं कैपिटल रेशनिंग को समझने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास मान लो प्रोजेक्ट्स हैं कुछ, ठीक है, ए बी सी एंड डी, और इधर हमको दे रखे हैं कैश आउटफ्लो यानी कितना इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं, और इधर फिर एनपीवी कैलकुलेट करके दे रखी है, ठीक है, एट द रेट 10% अमाउंट में। इधर आईआरआर भी दे रखा है हमको कैलकुलेट करके, ठीक। देन इधर दे रखा है क्यूमुलेटिव कैश आउटफ्लो, ठीक है, उसकी वैल्यू, और इधर क्यूमुलेटिव एनपीवी, ठीक। तो इसमें हमें 200 लैक्स में ये सब, ठीक है, 150 100 50 एनपीवी इनकी 18.2 6.8 0 2.3 नेगेटिव, आईआरआर 20% 15% 10% एंड 5%। क्यूमुलेटिव कैश आउटले हो जाएगा 200, ठीक है, जमा में 150, 200 प्लस में 150, तो ये हो जाएगा 350, ठीक है। फिर 350 प्लस में 100, 450, 450 प्लस में 50, ये हो गया 500, ठीक है। यहाँ पर क्यूमुलेटिव एनपीवी 18.2 है, 18.2 में कितना 6.8 जोड़ेंगे 25, ठीक है, देन 0 जोड़ेंगे तो 25, माइनस करेंगे तो हो जाएगा ये 22.7, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब इसको इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर वो सबसे ज़्यादा एनपीवी चाहता है, ठीक है, तो एनपीवी यहाँ तक हमें क्या मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है, ठीक है, यहाँ तक पॉजिटिव है। इसका मतलब यहाँ तक के जो प्रपोजल्स है उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी कि फर्म अगर, ठीक है, फर्म विल गेट द हाईएस्ट एनपीवी, फर्म को एनपीवी सबसे ज्यादा मिलेगी, हाईएस्ट मिलेगी, इफ इट एक्सेप्ट्स प्रपोजल्स ए बी एंड सी। तो अगर ए बी सी में से कोई भी ले ले, ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखोगे आप इसकी एनपीवी 0 है, ठीक है,
तो एनपीवी जीरो वाला इनडिफरेंट हो सकती है फर्म यहाँ पर, ठीक है। फर्म की चॉइस है, लेना चाहे तो ले, नहीं तो नहीं ले, ठीक है। बाकी अगर दोनों ऊपर वाले ऑप्शन देखोगे आप तो यहाँ पर एनपीवी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये दोनों तो फर्म, ये दोनों ऑप्शंस, ये दोनों जो प्रपोजल्स हैं उनको एक्सेप्ट किया जा सकता है, क्योंकि एनपीवी क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर आईआरआर के केस से देखोगे तब भी इसको रैंकिंग 1 मिलेगी, और यहाँ पर एनपीवी के केस से देखोगे तब भी ए प्रपोजल को रैंकिंग 1 मिलेगी, ठीक है। तो दैट मीन्स ये लिए जा सकते, मतलब सबसे पहले तो हम इसको लेते हैं। यानी अगर हमारे पास, अब आते हैं मेन हमारी प्रॉब्लम पर, कैपिटल रैशनिंग, ठीक है। कैपिटल रैशनिंग है हमारी, यानी कि हमारे पास कैपिटल कम है, लिमिटेड है रिसोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल, लेट सपोज हमारे पास 2 लाख रुपए है केवल, ठीक है। ओनली 2 लाख वी हैव। अब देखो, पहली बात तो एक चीज समझो, क्या चीज, मार्जिनल प्रोजेक्ट किसको कहते हैं। यहाँ एक टर्म है मार्जिनल प्रोजेक्ट, ठीक है। व्हाट इज मार्जिनल प्रोजेक्ट। तो मार्जिनल प्रोजेक्ट होता है जिस पर कोई भी एडिशन ना हो, मतलब जो हमारी नेट क्यूमुलेटिव एनपीवी है उसके अंदर कोई भी एडिशन ना हो जिस प्रोजेक्ट से, वो हमारा क्या है, मार्जिनल प्रोजेक्ट है। मतलब नो कंट्रीब्यूशन, नो कंट्रीब्यूशन, ठीक है, टू एनपीवी। यानी जो हमारी टोटल एनपीवी है, क्यूमुलेटिव एनपीवी जो आई है सबसे लास्ट वाले कॉलम में, इसमें कोई कंट्रीब्यूशन ना हो। अब देखो, यहाँ पर भी हमारी 25 थी, जब हम नेक्स्ट पे गए हैं तब भी हमारी 25 ही है, सेम। दैट मीन्स ये जो सी वाला प्रोजेक्ट है, ठीक है, सी वाला प्रोजेक्ट हमारा क्या है, मार्जिनल प्रोजेक्ट, मार्जिनल प्रोजेक्ट है हमारा। क्यों, क्योंकि सी से हमारी कोई भी एनपीवी के अंदर चेंज नहीं आ रहा है, समझ गए। यानी कि सी ना तो हमारे एनपीवी को घटा रहा है ना, और ना ही बढ़ा रहा है, मतलब दोनों में से कुछ भी नहीं कर रहा। दैट मीन्स सी इज मार्जिनल प्रोजेक्ट फॉर अस, ठीक है। सी हमारा क्या है, मार्जिनल प्रोजेक्ट है। और बाकी अगर डी की बात करें, डी के बारे में क्या आप मतलब कमेंट करोगे। तो डी जो है, ठीक है, डी के अंदर हमको पहली बात तो एनपीवी नेगेटिव है, तो जहाँ एनपीवी नेगेटिव हो वहाँ तो हम क्या करते हैं, आंख मूंद के रिजेक्ट कर देते हैं, है ना। डी को तो क्या करेंगे, नॉट एक्सेप्ट, ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, मतलब वी हैव टू रिजेक्ट, रिजेक्ट कर देंगे इसको। क्यों करेंगे, सिंस एनपीवी इज, सिंस एनपीवी इज नेगेटिव, क्योंकि एनपीवी नेगेटिव है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको तो पहली नज़र में ही कर देंगे रिजेक्ट, ठीक है। अगर मान लो, अब देखते हैं कैपिटल रेशनिंग का केस, कि 2 लाख रुपए हैं इसके पास, अगर सिर्फ 2 लाख रुपए हैं तो 2 लाख के हिसाब से क्या करेंगे, ठीक है। अगर मान लो 2 ही लाख रुपए होते तो क्या करते। तो यहाँ पर देखो आप, अगर 2 लाख रुपए होते केवल, तो इसमें सबसे ज़्यादा एनपीवी मिल रहा है, तो हम क्या करते, ए को सिलेक्ट करते, यानी ए को सबसे पहले क्राइटेरिया पे रखेंगे। अगर हमारे पास 2 लाख रुपए हैं, ठीक है, यानी कि मैंने यहाँ पर बताया आपको कि यहाँ पर सिर्फ 2 लाख रुपए हैं, तो हमारा जो प्रोजेक्ट ए है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए, ठीक है, तो हम उसको चुन लेंगे। ओके, क्यों, क्यों भाई, क्यों, क्योंकि इस पर यील्ड, यानी कि यील्ड की बात कर रहे हैं, एनपीवी, ठीक है, इस पर एनपीवी क्या है, वो हाईएस्ट है, और हाईएस्ट एनपीवी रिजल्ट्स इनटू द मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी विल गो विद द ए। अगर मान लो आपसे कह दें कि हमारे पास हैंगे पैसे हैं, मतलब हमारे पास लेट सपोज 4 लाख रुपए हैं, ठीक है, 4 लाख रुपए हैं, है ना। दूसरा हमने कैपिटल रेशनिंग का केस दे दिया कि 4 लाख रुपए हैं हमारे पास कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए, तो 4 लाख रुपए से इन्वेस्ट करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ए को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट 2 लाख रुपए है, ठीक है। देन वी विल गो फॉर 1.5 लाख रुपए इसके अंदर चाहिए, ठीक है, इसको कर लेंगे, तो 3.5 हो गए खर्च। फिर इसको तो ले नहीं सकते क्योंकि इसमें 100, मतलब यानी कि 1 लाख चाहिए, तो कम पड़ जाएगा। और इसको तो लेंगे ही नहीं क्योंकि ये तो रिजेक्ट ही कर देना है। क्यों, क्योंकि भैया एनपीवी नेगेटिव है, यानी कि वी विल सिलेक्ट फर्स्ट ए देन बी, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास कितने बच जाएंगे, 50,000 रुपये बच जाएंगे, समझ गए। तो इससे क्या होगा, इससे हमको एनपीवी मैक्सिमम मिलेगी, जिससे हमारे शेयर होल्डर की जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो पाएगी, समझ गए। तो कैपिटल रेशनिंग समझ आ गई, कैपिटल रेशनिंग का केस क्या है, ठीक है, और कैसे सॉल्व करना है या कैसे इवेल्युएट करना है, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा कैपिटल रेशनिंग। नाउ देखो, अगर सम अप करें कैपिटल रेशनिंग को, ठीक है, तो ये क्या है, यानी कैपिटल कुछ लिख देता हूँ मैं, चलो यहाँ पर। तो इट, कैपिटल रेशनिंग रेफर्स, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है, सिचुएशन वेयर द फर्म्स constrained, the firm is constrained by capital,
मतलब फर्म कैपिटल की वजह से कंस्ट्रेंड है, ठीक है, कैपिटल यानी कि लिमिटेड है हमारी कैपिटल, ठीक है, लिमिटेड है, दैट्स वाई उसको क्या करना पड़ रहा है, बेस्ट वन को चूज करना पड़ रहा है, ठीक है, यानी कि उसको सिलेक्ट करना पड़ रहा है सभी प्रपोजल्स में से कि किसके साथ जाया जाए, ठीक है, यानी कि इस केस में क्या करेगा, जो मैनेजमेंट होगा हमारा, ठीक है, मैनेजमेंट हैज टू डिसाइड, सबसे पहले तो उसको क्या करना पड़ेगा, डिसाइड, या हाँ सॉरी, कहते हैं मैनेजमेंट हैड टू डिटरमाइन, ठीक है, मैनेजमेंट हैज टू डिटरमाइन डिटरमाइन प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज, सबसे पहले तो प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज डिटरमाइन करो, ठीक है, सबसे पहले सभी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज जो भी होंगी हमारे पास इन्वेस्टमेंट की उनको डिटरमाइन करेंगे, उनको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, देन गो विद द combinations of proposals according to कैपिटल कंस्टेंट, मतलब जितनी कैपिटल है उसके हिसाब से फिर हम क्या करेंगे, चूज कर लेंगे कि किन किन ऑप्शंस को अपन चूज कर सकते हैं, ठीक है, विच विल रिजल्ट इनटू हाईएस्ट एनपीवी, विच विल रिजल्ट इनटू हाईएस्ट एनपीवी does maximization of shareholders wealth, ठीक है। अब ये शेयर होल्डर्स वेल्थ एनपीवी ये सब का केस तो आपको याद ही हो गया होगा, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ 2-3 बार, ठीक है, तो समझ गए क्या होता है कैपिटल रेशनिंग, ठीक है। अब कैपिटल रेशनिंग दो प्रकार की होती है बेसिकली, ठीक है, टाइप्स ऑफ कैपिटल रेशनिंग देखते हैं। दो तरह की कैपिटल रेशनिंग है हमारे पास, ठीक है, कौन कौन सी, पहली पहली तरह की कैपिटल रेशनिंग होती है हमारी इंटरनल, या हाँ पहले एक्सटर्नल पढ़ लेते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल कैपिटल रेशनिंग, ठीक है, और दूसरी हमारे पास इंटरनल कैपिटल रेशनिंग, ठीक है। एक्सटर्नल में क्या है, एक्सटर्नल में मतलब जो हमारी कैपिटल रेशनिंग अफेक्ट हो रही है, मतलब कैपिटल की जो कंस्टेंट है, ठीक है, वो किसकी वजह से अफेक्टेड है, तो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, यानी कि अब एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, जहाँ से कैपिटल रेज करते हैं, कैपिटल रेज कहाँ से करते हैं, मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट जिसको कहते हैं, यानी कि इसके अंदर क्या है बेसिकली, ये क्यों अराइज होती है, तो इट अराइज या अराइज ड्यू टू इम्परफेक्शन इन कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट में इम्परफेक्शन होने की वजह से अराइज होती है, ठीक है, एक्सटर्नल कैपिटल रेशनिंग जो होती है, समझ गए, इसका मतलब क्यों अराइज कैपिटल इम्परफेक्शन क्यों अराइज होती है, ठीक है, इम्परफेक्शन अराइज होती है ड्यू टू डेफिशिएंसी, ठीक है, डेफिशिएंसीज इन मार्केट इंफॉर्मेशन, मतलब मार्केट के अंदर इंफॉर्मेशन ही गलत है हमारे बारे में, हो सकता है ऐसा हो, ठीक है। अब एग्जांपल से समझते हैं, ज़्यादा बेटर समझ आ पाएगा आपको, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास कोई कंपनी है, मान लो ABC हमारी कंपनी है कोई, ठीक है, अब ABC कंपनी क्लोजली हेल्ड कंपनी है, क्लोजली हेल्ड कंपनी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। क्लोजली हेल्ड कंपनी मतलब जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, जो हमारे MD वगैरह, जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स वगैरह, जो भी है, संचालक मंडल है जो, है ना, बोर्ड है जो, वो घर वालों का ही बोर्ड है सारा, ठीक है, तो वो क्लोजली हेल्ड कंपनी है एक तरह से। अब उसके अंदर क्या है, उसके अंदर वो क्या करते हैं, सारा काम ना इट बोरोज ओनली, ठीक है, इट बोरोज फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो करता रहता है बस ये, यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बस इसको उधार लेने का काम है इसका, ठीक है, उधार लेते हैं, और ये कभी भी क्या नहीं करते, मार्केट के अंदर इक्विटी इशू नहीं करते, ठीक है, मार्केट के अंदर इक्विटी इशू नहीं कर रहे, ठीक है, क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, वाई, बिकॉज बोला ना क्लोजली हेल्ड कंपनी है, तो बिकॉज दे डू नॉट वांट टू लूज कंट्रोल
मतलब इसके पास अगर मान लो अपॉर्चुनिटी आएगी भी ना, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, तो ये क्या करेगा, ये मतलब बोरो ही करने चला जाएगा दोबारा, ठीक है, समझ गए। ये लेकिन इशू नहीं कर रहा, क्यों नहीं इशू कर रहा, क्योंकि ये कंट्रोल लूज हो जाएगा, क्योंकि ये क्लोजली हेल्ड कंपनी है, ठीक है, और अगर इक्विटी इशू होगी तो कंट्रोल जाएगा उनके पास में, ठीक है भाई। तो इस केस में ना कभी कभी एनपीवी वर्क नहीं करता, ठीक है, एनपीवी विल, यानी एनपीवी का जो रूल है अपना, ठीक है, एनपीवी रूल विल नॉट वर्क, या फिर कह सकते हैं एनपीवी रूल विल नॉट, एक बार रख कर दो, एनपीवी रूल विल नॉट हैव सॉरी, एक मिनट गाइस, तो यहाँ पर जो होता है ना इस केस में, एनपीवी का जो अपना रूल है, ठीक है, एनपीवी रूल विल नॉट वर्क, क्यों क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि भाई शेयर होल्डर तो है ही नहीं ना, ठीक है, शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, उनके पास तो कैपिटल मार्केट का एक्सेस ही नहीं है, ठीक है, समझ गए। तो दैट्स वाई यहाँ पर एनपीवी वगैरह काम करता नहीं। ओके, ये हमारा कौन सा था केस, तो ये हमारा एक्सटर्नल का था, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरनल। इंटरनल में क्या है, कंपनी के पास फंड है, लेकिन उसने ना खुद ही मतलब अपने आप पे बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर रखी है, यानी कि इसके अंदर क्या है, ये जो होता है, ये वाला इंटरनल कैपिटल रेशनिंग जो होती है, ठीक है, ये किसकी वजह से होती है, तो सेल्फ इम्पोज्ड caused by self imposed restrictions by मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट है उसने खुद ही लगा रखी है अपने ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, जिसकी वजह से ये इन्वेस्ट नहीं कर रही। यानी कि जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, जैसे कि नॉट टू ऑब्टेन एडिशनल फंड्स बाय डेट, मतलब इसके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये डेट लेना ही नहीं चाह रहे, ठीक है, इन्होंने ऐसी मतलब लिमिट कर रखा है अपने आप को कि हम डेट नहीं लेंगे, समझ गए। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा और एग्जांपल देखें अगर, कैसी कैसी रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, तो जैसे कि ऐसे कर सकते हैं, रुक जाओ, इसके अलावा क्या, जैसे रेस्ट्रिक्ट या पुटिंग लिमिट्स ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्होंने इन्वेस्टमेंट पे लिमिट्स लगा रखी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाह रही है, समझ गए। दैट इज ऑल्सो अ केस ऑफ इंटरनल कैपिटल रैशनिंग, समझ गए। तो यही था, ठीक है, कैपिटल रैशनिंग में क्या होता है। कैपिटल रैशनिंग पे शॉर्ट नोट आ सकता है, ठीक है, शॉर्ट नोट आया हुआ है प्रीवियस एग्जाम में भी, तो आप पढ़ लेना एक बारी अच्छे से, ठीक है। बाकी समझ आ गया होगा कैपिटल रैशनिंग में क्या करना है, कैसे करना है। हाँ, अपना किस बारे में, आज हमने 3 टॉपिक कर लिए, ठीक है। फिशर्स इंटरसेक्शन रेट कर लिया हमने, ठीक है। कैपिटल बजटिंग अंडर इन्फ्लेशन कर लिया हमने, ठीक है। इसके अलावा हमने यहाँ पर अभी अभी ख़त्म करा कौन सा, तो कैपिटल रैशनिंग कर लिया, ठीक है भाई। ये तीनों चीज़ें हो गई हैं, तो आप ध्यान से एक बारी देख लेना। और यूनिट ऑलमोस्ट हमारी 90% ख़त्म, ठीक है भाई। यूनिट 2 जो है हमारा वो 90% ख़त्म हो गया है, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है और सबसे बड़ा यूनिट है ये। तो 90% हमारा कवर हो चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 वीडियोज़ और बस, फुल एंड फाइनल, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और हाँ, बाकी अगर मेरे को लगेगा ना कुछ मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर पूछा नहीं गया कभी, तो मैं उसको छोड़ दूंगा इस यूनिट में से भी, ठीक है। चलो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी मतलब सुझाव प्रतिक्रिया वगैरह दे दिया करो यार कमेंट में, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।